आदाब नाज़रीन, आप जुट चुके इस वक्त जम्मू लद्दाख विजन और कश्मीर टॉक पर। आज हम आपसे मुखातिब करते हैं अभिजीत जसरोटिया से। इनसे बात करेंगे जो कि बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है। कई सारे मुद्दे हैं जो आज भी लोग कई सारी बेसिक एमिनिटीज़ की बात करते हैं कि दफ़ा 370 के बाद कश्मीर में क्या कुछ बदला और लोग क्या कुछ शिकायत करते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज भी लोग जो है बिजली के लिए महरूम है, बिजली की अदम दस्तयाबी से परेशान है और यहाँ का नौजवान जो है आज भी सड़कों पर बेरोज़गारी का रोना रो रहा है। मज़ीद हम जानते हैं इस इंटरव्यू में अभिजीत जसरोटिया साहब से। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारी इस नशरियात में। आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, उम्मीद है कि आप नाराज़ नहीं होंगे। जिस हिसाब से बीजेपी के अक्सर लीडर्स नाराज़ होकर चले जाते हैं, आपसे जानना चाहूँगा कश्मीर का नौजवान कहाँ पर देखते आप? जिस तरह आपने वादे किए थे दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोज़गार दिया जाएगा, वही नौजवान आज जम्मू में धरना देकर बैठा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि आपकी जो लाइन है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। आपके सवाल सुनकर अगर कोई नाराज़ होगा तो मुझे लगता है उसे फिर डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है, और मेरा तो पूरा दृढ़ विश्वास है जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। अब आपका जो दूसरा सवाल जो आप बोल रहे हैं बेरोज़गारी को लेकर, मैं कहता हूँ रोज़गार किसे कहा जाता है? क्या रोज़गार वो था जो छलावे के रूप में आज तक की जो सरकारें यहाँ पर रही हैं उन्होंने लोगों को दिया? रहबरे खेल, रहबरे ज़ारात और पता नहीं कौन कौन से रहबरों के नाम पे जो लोगों को नौकरियाँ उन्होंने दी, क्या नौकरियाँ थी? वो सारी आपने छीन ली। लेकिन 2,500 रुपये के वेतन के ऊपर जो नौकरियां दी गई, 20-20, 25-25 साल लोगों ने अपने परिवार कैसे पाले, अपने बच्चे कैसे पाले, ज़रा उनका दुख दर्द जरूर पूछिएगा। अब जो नौकरी मिल रही है उसको नौकरी कहते हैं, जिसमें पूरी तनख्वाह तो मिल रही है लोगों को और काफ़ी नौकरियां दी जा रही है। हाँ, अभी भी डेली वेजर्स की प्रॉब्लम है, लेकिन वो 1995 की प्रॉब्लम है। और आज मुझे सबसे ज़्यादा दुख डेली वेजर्स का है। मैं अगर आपसे दिल से बात करूं, मैं समझ सकता हूं किस तरह से उन लोगों ने अपनी टाइम निकाला होगा। बच्चा बीमार हो जाता होगा, उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं होते होंगे, लेकिन हमने पूरी एक कमेटी बनाई हुई है जो इस समय पूरा उस पर काम कर रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी डेली वेजेस की प्रॉब्लम जो है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अब जो नौकरी दी जाएगी वो हकदार को हक दिया जाएगा, पहले की तरह नहीं कि चंद लोगों के रिश्तेदार, चंद लोगों को ही मौका दिया जाएगा। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का ये सही माने जो है वो लोगों ने अभी देखा है जो आज से पहले नहीं देखा। जम्मू कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तामीर और तरक्की के नाम पे जो वादा किया गया था वो आज तक पूरा नहीं किया गया। तो आपने जो वादे लोगों से किए थे कि आज तक जो आपकी रीजनल पार्टीज़ ने लोगों के साथ गलत किया था तो उसको आप सुधारने के लिए निकले थे, लेकिन किस हद तक आप इसमें कामयाब हो गए? मुझे नहीं लगता लोग ऐसा कहते होंगे। अपोजिशन आप जरूर बोल सकते हैं, ऐसी बातें करती होगी, इस तरह के इल्ज़ाम लगाती होगी। इन्हीं अपोजिशन से रह पूछो कि कश्मीर की अजमत 4 चिनार माने जाते थे, उन 4 चिनार में से 3 सड़ गए बेचारे, क्योंकि उनके ऊपर कभी किसी ने काम नहीं किया। इसी तरह से डल लेक जो है वो भी शान मानी जाती थी कश्मीर में, उसमें कितनी गंदगी रही। और इन दोनों चीज़ों के लिए करोड़ों अरबों रुपया आया है, वो कहाँ गया? ज़रा वो लोग ज़रा इनसे पूछे। अब वो 4 चिनार फिर से इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से फिर से रिस्टोर किए गए, तो किसने किए? भारतीय जनता पार्टी के ही दौर में सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग तरक्की की बात करते हैं, जो इन सब की बात करते हैं, कम से कम ये पार्टीज़ अपना ज़रा दामन ज़रूर एक बार देख लें कि इन्होंने क्या किया, क्या इनका दामन पाक था। जिस तरह से छलावे इन्होंने लोगों के और लोगों के नाम का जो पैसा इन्होंने लूटा है 115 करोड़ रुपए की, तो केवल बच्चों की किटें, बच्चों की गेंदें, बच्चों की बॉलें, यानी कि मासूम बच्चे जो क्रिकेट खेलना चाहते थे उनके पैसे तक खा के डकार गए। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि क्या ये लोगों ने कोई ईमानदारी का काम किया है आज तक? और एक सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर पूछूं, और मैंने हर चैनल पे पूछ रहा हूं, अभी तक ना तो उमर साहब ने मुझे जवाब दिया, ना फारूक साहब ने मुझे इसका जवाब दिया। मैं पूछना चाहता हूं, शेख अब्दुल्ला साहब की कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलती थी? फारूक साहब की कौन सी चावलों की मिल थी, या कौन सी इनकी इंडस्ट्री चलती थी, या उमर साहब की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री चलती थी जिसके कारण इन लोगों के पास इतना पैसा है कि पूरे कश्मीरियों के पास उतना पैसा नहीं है? लंदन में कोठियाँ, बठिंडी में देखिएगा क्या बढ़िया कोठी, गुपकार पे कोठी, हर जगह पे इतना पैसा, वो कहाँ से आया? फिलहाल तो आप इनको कोठियों से निकालने में लगे हैं ना, फिलहाल तो आप कोठियाँ खाली करवा रहे हैं। नहीं, वो कोठियाँ सरकारी खाली करवा रहे हैं, और सरकारी कोठी खाली नहीं करवा रही, ये भी गलत इल्जाम है। जो सरकारी कोठियाँ आप निकालवा रहे, ठीक है, अगर यही कोठियों में बीजेपी के लीडर्स बैठे तो उनको निकालने में क्यों आप हिचकिचाते? मैं दोनों चीज़ों को आपको जवाब दे दूं, खासकर जो अभी जिनसे बकिंगम पैलेस खाली करवाया गया है और काफ़ी उनको दुख तकलीफ हुई, उसके
बदले में उनको वही अकोमोडेशन दी गई जो हमारे जो प्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं, 2 कमरों का 3 कमरों का, जो हमारे बेचारे लोग रहते हैं, अब जिनको सिक्योरिटी थ्रेट है, जिनको बचा के रखना है। आपको कविंदर गुप्ता जी, गुलाम नबी आजाद से क्यों डरते हैं आप? उनको भी कोठी खाली करवाई ना। मैं आपको बता रहा हूं कि इन सबको ऑफर की गई कोठी, जिनके आप बात कर, खासकर मैडम को भी ऑफर की गई, लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री जो उनके पास बकिंगम पैलेस था उसको छोड़कर हमारे नेताओं की तरह 2 कमरे वाले सरकारी क्वार्टर में कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे ये लोग। इसीलिए इनमें और हमारे में ये फर्क है। बाकी इस समय सिर्फ उनके पास अकोमोडेशन जिनको सिक्योरिटी थ्रेट है। यहाँ पर जम्मू में भी रेकी हुई है हमारे नेताओं की, तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से हमारे लोगों ने, बेचारों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो उन लोगों को थ्रेट है, उनको बचा के रखना। कश्मीर में जो रह रहे हैं उनको थ्रेट नहीं है? कश्मीर में जो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उनको थ्रेट नहीं है? अभी तो उनको, जो जम्मू में रह रहे हैं आप उनको नहीं निकाल रहे हैं, तो कश्मीरियों को वहां से निकाल रहे हैं। कश्मीर में भी जिनको थ्रेट है उनके पास अकोमोडेशन है, आप जाके देख लीजिएगा। जिनको थ्रेट है उनको अकोमोडेशन जरूर दी गई है, लेकिन अब कोई बकिंगम पैलेस ढूंढेगा तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय तो सबका साथ सबका विकास है। किसी एक का विकास नहीं, केवल मुफ्तीज का विकास या अब्दुल्लास का विकास नहीं होगा। विकास होगा तो सभी का होगा। थ्रेट है जिसको है उसको बराबर का इंसाफ दिया जाएगा, किसी के लिए अलग से कोई चीज़ नहीं परोसी जाएगी। विकास की बात आप कर रहे हैं, तो विकास के लिए आज कश्मीर का नौजवान तरस रहा है। कश्मीर में लाइट की प्रॉब्लम है, कश्मीर में आज भी अंधेरा छाया हुआ है। किस विकास की बात? देखें, कश्मीर में प्रॉब्लम लाइट की मैं मानता हूँ कुछ हद तक, अभी कुछ हद तक तो मैं मानता हूँ क्या, लेकिन ये वो है कि पहले के मुकाबले में अगर कोई चीज़ बुरी हुई है, वैसा नहीं, पहले के मुकाबले में काफ़ी कुछ है। और अब तो 101% सभी के सभी जहाँ पर नहीं भी लाइट उन्होंने पहुँचाई थी वहाँ तक पहुँच चुकी है। ऐसा हो चुका है कश्मीर के अंदर। रही बात ये सर्दियों में इशू रहता है, लेकिन अब जिस हिसाब से हर जगह पे देखा जा रहा है, इन सब चीज़ों का संज्ञान लिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक कोई लाइट की प्रॉब्लम रहेगी लोगों को। आप पर इल्ज़ाम लगा रही है बाकी रीजनल पार्टीज़ या जितनी भी पार्टीज जम्मू कश्मीर की हैं कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। क्या वजह है इलेक्शन नहीं करवा रहे? बीजेपी डरती है इलेक्शन करने से? देखिए, इलेक्शन अगर किसी को लगता है केवल एक परिवार के लिए इलेक्शन हो, केवल मुफ्ती परिवार के लिए, अब्दुल्ला परिवार के लिए और केवल गांधी परिवार के इलेक्शन, वो इलेक्शन होगी। ये जो इलेक्शन हमने करवाई है 2019 के बाद, 3 टायर सिस्टम, क्या पंच सरपंच को हक नहीं है कि उसका बच्चा भी है जो आगे जाकर आगे बढ़े? क्या बीडीसी डीडीसी को हक नहीं था? क्या म्यूनिसिपैलिटी को हक नहीं था? इन सबको हक नहीं था? इनके लिए क्या लगता था केवल एक ही चुनाव कराएंगे जिसमें आ जाके मुख्यमंत्री ये बनेंगे या इनके रिश्तेदार एमएलए बनेंगे? वो उनके लिए चुनाव हो गए। हमने 3 टायर सिस्टम जो जमहूरियत का असली माने हैं उसको हमने मजबूत किया, और वो 3 टायर सिस्टम अब आया, आज से पहले नहीं था। इन्होंने तो जमहूरियत का गला सन 1987 में घोंट दिया था, जब फारूक साहब को लगा मेरे से कुर्सी निकलने वाली, और एमयूएफ के जुआ लड़के जिन्होंने बाद में बंदूक उठा ली वो जीत रहे थे। रातों रात फारूक साहब ने क्या किया था? बूटा सिंह होम मिनिस्टर होते थे कांग्रेस के, मिला के दोनों ने रातों रात घर हरायों को जिता दिया और जितायों को हरा दिया। उसके बाद वहाँ पर कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हुआ। कसूरवार किसको मानते हैं आप? यही लोग हैं। नहीं तो 87 के पहले का आप ज़रा रिकॉर्ड निकालिए कश्मीर के थानों का, खासकर कहीं पर मैं कहता हूँ, कहीं कोई केस क्या होता था, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने कुत्ते ने किसी को काट दिया, और कहीं पर लाल चौक में अगर चाकू निकलता था तो अगले दिन की मेन न्यूज़ होती थी, बड़ी खबर बनती थी। और 87 के बाद ऐसा क्या हो गया? ना फारूक साहब जमहूरियत का गला घोटते, क्योंकि पाकिस्तान तो 47 से इस फिराक में था कि किस तरह से यहाँ पर हम जो है जो मंसूबे हमने बारामूला में इंडियन आर्मी ने उजाड़ दिए थे, जब ये कत्लो गारत और लूट खसूट कर रहे थे। 40 साल लगे पाकिस्तान को, लेकिन फारूक साहब ने 4 मिनट नहीं लगाए 87 में वो काम करते हुए, फिर बंदूक दाखिल हो गई। और यहाँ तक तो कि फारूक साहब अगर फरोजल टर्मिनस बढ़ते हैं जगमोहन की, फारूक साहब ने खुद कहा अपने वर्कर को जाओ पाकिस्तान और हथियार उठा के लाओ। मैं तो कसूरवार मानता हूँ फारूक साहब को। जितना भी लहू बहा है, जितना रक्त, जितना खून बहा है जेल में, उसका कोई कसूरवार है तो फारूक साहब है। फारूक साहब के हाथ रगे हुए मासूम के लोगों के खून के साथ। पता नहीं रात को कैसे सो पाते हैं फारूक साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आती उनको नींद कैसे आती है रात को। ऐसा काम किसी ने किया हो तो उसको तो नींद ना आए, लेकिन खैर फारूक साहब बड़ी अभी भी निश्चिंत होकर सोते हैं, और भगवान ही जाने, अल्लाह जाने क्या होगा। आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने चाहिए? चाहते नहीं, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन होने वाले। 3 टायर सिस्टम आपके सामने रिस्टोर हो गया। शुरुआत तो ऐसे करेंगे ना कि पहले पंच, फिर सरपंच, फिर बीडीसी डीडीसी, ऐसे करते करते आगे। बीजेपी को कहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर? भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाएगी यहाँ पर, और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं ये। कश्मीर में कहाँ देखते हैं? कश्मीर में भी अच्छा खासा हमारे 3 कमल तो हमने डीडीसी में खिलाकर दिखाए थे आपको, जब हाल ही में इलेक्शंस हुए डीडीसी के कई सीटों पर, लेकिन आपके कैंडिडेट्स तो पीछे रह गए। वहाँ पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो जो सीटें शायद उन पे ना होगा, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल जो फिर से वहाँ पर खिलेगा। और वैसे भी कमल खिलेगा क्यों नहीं, मुझे बताया ना, कश्मीर के लोगों में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कमल जो है वो कश्मीर में पाए जाते हैं। तो फिर जब कमल इतना ज़्यादा पाया जाता है तो कश्मीर के लोगों को कमल से कोई दूरी थोड़ा ना रखेंगे, वो लोग कमल के पास ही आएंगे, और कमल ही जो है वही कश्मीर के तकदीर जो है वो संवार सकता है। बिल्कुल। आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी करना है, कश्मीरी पंडितों को लेकर जो आपने
आपने वादे किए थे कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, आज वही कश्मीरी पंडित आपके खिलाफ क्यों सड़कों पे है? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा दुख जब ये मुझे सवाल पूछते हैं, मैं सही बताऊं तो मेरे पास जवाब नहीं होता। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक आप बात समझिए कि जिस तरह के काम हम लोग कश्मीर में हमने किए हैं, करोड़ों के हिसाब से सैलानी आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा फ्लाइट इतने पूरे पाकिस्तान में नहीं उतरती होंगी जितनी कश्मीर में उतरी हैं। जिस हिसाब से अमन तरक्की वहाँ पर हुई है, उसके बाद पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया। और पाकिस्तान की शुरू से स्ट्रेटजी जो 3 बार हमसे युद्ध में पिट चुका है कि हमें वो वहाँ मारता है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा, उन्होंने स्ट्रेटजी टू ब्लीड इंडिया टू 1000 कट्स। तो उस स्ट्रेटजी के ऊपर जब कश्मीरी पंडित के ऊपर आघात होता है, कश्मीरी पंडित को मैं रूह मानता हूँ, आत्मा मानता हूँ, हृदय मानता हूँ कश्मीर का, जब वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। काफ़ी हद तक इस पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरी तरह से जब अमन हो जाएगा तो सभी के सभी कश्मीरी पंडित अपने घर आएंगे, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कश्मीरी पंडित वापस अपने घर जाएं, और भारतीय जनता पार्टी रोज कश्मीरी पंडितों के लिए काम करे, क्योंकि हम कश्मीरियों के लिए काम करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की सैलरी अभी भी बंद है 6 महीने से। उसके ऊपर भी हमारी कमेटी बनी है, क्योंकि इस समय सरकार हमारी नहीं है। सरकार आपके सामने देख लो, सरकार आपकी नहीं है। नहीं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सभी की होती है, वो पीडीपी वालों की भी, एनसी वालों की भी, उनकी नहीं सुनती है। नहीं, वो भी नहीं चाहते, उनको भी कोई कमेटी बनानी चाहिए। हमने तो कमेटी बनाई, हम कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं, हम उनके लिए, हम तो कई लोगों के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, तो उनको भी आना चाहिए। सिर्फ बातें करते हैं, और बात कौन करेगा? क्या पीडीपी बात करेगी कश्मीरी पंडितों की? 2003 नदी मर्ग भूल के 24 कश्मीरी पंडितों को जब पॉइंट ब्लैंक पे भूना गया था, उसमें 4 मासूम बच्चे थे, और उस समय की कांग्रेस और पीडीपी की सरकार हीलिंग टच खेल रही थी। वो हीलिंग टच टेररिस्टों के लिए था या किसके लिए था? और क्या कश्मीरी पंडितों की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी? सबसे बड़ा तो इन्हीं का किया हुआ षड्यंत्र जो उन्होंने बंदूक लाई वहां पर, उसके बाद ही कश्मीरी पंडितों को वहां से जाना पड़ा। तो मुझे लगता है ये पार्टी तो कम से कम कश्मीरी पंडितों की बात ना करे। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब ये पार्टियां बात करती हैं। हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, हम कश्मीरी पंडितों को जो है रूह मानते हैं, आत्मा मानते हैं कश्मीर की, और कश्मीर के जितने भी मुसलमान हैं वो भी चाहते हैं दिल से कि कश्मीरी पंडित वापस आएँ, हम फिर उसी तरह से शिवरात्रि मनाएं, हम फिर उसी तरह से ईद मनाएं। वो दिन वापस आएगा और ज़रूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर सा इंटरव्यू देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। अभिजीत जसरोटिया जो कि बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं, ये हमारे साथ मुखातिब थे, और इन्होंने कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी बड़ी बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया।